नमस्ते। भारत सरकार ने हाल ही में एक बैड बैंक की स्थापना की। क्या यह वास्तव में एक खराब बैंक, बैड बैंक है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है? नहीं, किसी भी चीज को उनके नाम से नहीं आंकना चाहिए। मानसिक असंतुलन वाले व्यक्ति का इलाज करने वाला डॉक्टर स्वास्थ्य दिमाग का ही होता है। क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर भी ऐसे ही है। वे अपराधी नहीं है, वे अच्छे लोग हैं, वे अपराध की जांच करते हैं। इसी तरह बैंक के बैड लोन से निपटने के लिए बैड बैंक की स्थापना की गई है। तो यहाँ एक अच्छा गुड बैंक है, लेकिन ये कितना अच्छा है, कितना कारगर होगा यह बैंक, यह जानने के लिए हमें बैड बैंक के बारे में सभी विवरण जानने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने चालू वर्ष के बजट भाषण में, जो कि 2021-22 का, एक बैड बैंक की स्थापना की घोषणा की, बैड लोन से निपटने के लिए। बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बढ़ती एनपीए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां चिंताजनक कारण है। इस घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 7 जुलाई 2021 को बैड बैंक की स्थापना की। यह कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसके साथ ही इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL की भी स्थापना की गई। IDRCL एक सेवा सर्विस कंपनी जो NARCL द्वारा अधिग्रहित बैड लोन्स का प्रबंधन यानी मैनेज करती है। तो NARCL और IDRCL मिलकर एक बैड बैंक का रूप में जाने जाएगा। जबकि बैड बैंक कंपनी अधिनियम के तहत 7 जुलाई 2021 को स्थापित किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे 4 अक्टूबर को एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में पंजीकृत किया था। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह बैड बैंक कैसा काम करता है। बैंक अपने गैर निष्पादित संपत्तियों, बैड लोन्स को किसी अन्य संस्था यानी बैड बैंक को हस्तांतरित कर देते हैं और बैड बैंक उन संपत्तियों को खरीद लेता है। बात को और स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए कि ABC बैंक नाम का एक बैंक है। उस ABC बैंक ने DEF कंपनी नाम का कॉर्पोरेट कर्जदार को 1000 करोड़ रुपए लोन दिया है, लेकिन DEF कंपनी ABC बैंक से लिए गए कर्ज का समय पर भुगतान करने में विफल रही। कर्ज NPA बैड लोन हो गया। जब यह बैड लोन बन जाता है तो ABC बैंक इस 1000 करोड़ रुपए को बैड बैंक में ट्रांसफर कर देता है। जब यह इन 1000 करोड़ रुपयों को हस्तांतरित करता है तो बैड बैंक ABC बैंक को पूरे 1000 करोड़ रुपये नहीं बल्कि कुछ बातचीत की गई राशि का भुगतान करता है, जो कि इसका लगभग 15% है, जो दिए गए उदाहरण में 150 करोड़ के बराबर। जिस बैंक को अपने खाते की किताबों में NPA बट्टे खातों में डाले गए किसी भी राशि की उम्मीद नहीं थी, वह जो कुछ भी प्राप्त करता है उससे संतुष्ट है। तो 150 करोड़ इसका लाभ है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान था जिसे वे पहले से ही बट्टे या NPA खाते में डाल चुका है। और अब देखते हैं यहाँ NARCL न्यू बैड बैंक का काम करने का तरीका कैसा होगा, इट्स मेथड ऑफ वर्किंग। यह बिल्कुल इसी तरह काम करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं NARCL के मालिक है। इसमें उनकी हिस्सेदारी 51% होगी। तो एक तरह से यह उनका अपना ही बैंक है, एक अलग विंग। जैसे कि आप जानते हैं, बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ रही है। 2021 मार्च तक बैंक का NPA 8.35 लाख करोड़ था। इनमें से 77.9% ऋण कॉर्पोरेट्स, बड़े कर्जदारों के हैं और 2022 मार्च तक NPA की मात्रा 11 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। 2021 जुलाई में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ग्रास NPA 2021 मार्च तक 7.48% के बराबर है।
और अगर सब कुछ सामान रहा तो बेसलाइन परिदृश्य, बेसलाइन सिनारियो के तहत 2022 मार्च तक उनके 9.80% ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन तनाव की स्थिति में, स्ट्रेस सिनारियो में एनपीएस 11.22% बढ़ने की संभावना है। हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना है। बैंक जनता के पैसे से कारोबार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो या निजी क्षेत्र का बैंक, बैंकों में जमा धन लोगों का है, लोगों की बचत, पीपल सेविंग। इस पैसे से वे कारोबार कर रहे हैं और इन बचतों में से दिया गया ऋण एनपीए बन जाता है। इसका असर जमाकर्ताओं पर पड़ रहा है। जमाकर्ता ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि बैंक अपने ऋणों को एनपीए नहीं बनने दे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ NARCL बैड बैंक मेथड ऑफ फंक्शन कैसा होगा, क्या डिजाइन किया गया है और वास्तव में क्या हो रहा है। यहाँ NARCL बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए के एनपीए खरीदने जा रहा है। सरकार 30,600 करोड़ की सुरक्षा रसीदें यानी एसआर देने जा रही है। यह एसआर गारंटी यानी सरकार भुगतान करने की गारंटी तब प्रभावी होगा जब बैड बैंक उन्हें बैंकों को 5 साल के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। फिर अपफ्रंट बैड बैंक 5,400 रुपये देने जा रहा है। तो गणित सरल है। सरकार की ओर से 36,600 करोड़ एसआर, 5,400 करोड़ बैड बैंक से, यह कुल मिलाकर 36,000 करोड़ रुपए है। 2 लाख करोड़ रुपए की गैर निष्पादित संपत्ति में 36,000 करोड़ रुपए का कितना अनुपात? 18%, जिसका अर्थ है कि अंततः बैंकों को इस तंत्र के माध्यम से अपने गैर निष्पादित आस्तियों का 18% से अधिक प्राप्त नहीं होने वाला है। पहले का अनुभव भी इससे कुछ बेहतर नहीं है। प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर वीडियोकॉन उद्योग का एक उदाहरण देते हैं। वीडियोकॉन को बैंकों ने 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिए। इस लोन को वेदांत ग्रुप की ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी खरीदने जा रही है। यह कंपनी कितना भुगतान कर रही है? 2,962 करोड़। बैंकों के 35,000 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज के खिलाफ। तो वेदांत समूह की कंपनी बकाया ऋण का केवल 4.15% भुगतान कर रही है, यानी बैंकों को 95.85% का नुकसान। तो इस बैड बैंक की स्थापना के बाद एनपीए की स्थिति का क्या होगा? बैंक कर्मचारियों और उनके संगठन का कहना है कि इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। यह बैंकों के हित में नहीं है, ना ही अर्थव्यवस्था के लिए। उनका कहना है कि यह केवल कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए है। कोई एक कॉर्पोरेट बैंकों से कर्ज लेता है और वापस भुगतान करने में विफल रहता है। फिर एक अन्य कॉर्पोरेट इसे बहुत कम कीमत पर खरीदता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ का कर्ज ले रही है, दूसरा कॉर्पोरेट घराना उस कर्ज को सिर्फ 15 करोड़ रुपए से खरीदती है। इस तरह यहाँ कॉर्पोरेट क्षेत्र के फायदा। बैंक संघों का कहना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अनैतिक हिस्से को फायदा होने वाला है। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत सरकार पिछले 6 वर्षों के दौरान 5 लाख करोड़ गैर निष्पादित संपत्तियों की वसूली की प्रशंसा कर रही है, लेकिन इस दौरान 10.83 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए। सरकार इस विफलता के बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। भारत सरकार के एनपीए से निपटने के लिए पहले के कई उपायों का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड IBC बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया फिर कहता है कि इसके तहत जून तक 399 मामले सुलझाए गए, जिसमें 6.82 लाख करोड़ शामिल थे, लेकिन इसमें से बैंकों को 2.45 लाख करोड़ ही मिल सके। इसका मतलब है कि 64% बट्टे खाते में डाले गए थे। IBC तंत्र बैंकों को कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऋणों को राइट ऑफ करने में मदद कर रहा है।
बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए प्रेस नोट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंकर का भी कहना है कि एक खास मामले में 95% का नुकसान हुआ है। उदाहरण दिया गया है कि जेट एयरवेज के खिलाफ बकाया ऋण 7,807 करोड़ रुपए था, जिसमें से ऋणदाता केवल 375 करोड़ रुपए ही वसूल कर सके। 95% का नुकसान। कारपोरेट कर्ज का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेस में है, एसेट्स अंडर स्ट्रेस। केवी कामत समिति, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम डिजाइन करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था, उस समिति ने कहा कि कोविड के कारण कारपोरेट ऋण दबाव में यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स 15.52 लाख करोड़ था और उससे पहले से भी अंडर स्ट्रेस कारपोरेट ऋण 22.20 लाख करोड़ था। कुल मिलाकर कारपोरेट डेट अंडर स्ट्रेस 37.72 लाख करोड़ तक हो जाता है। यह उद्योग को दिए गए बैंक ऋणों के 72% के बराबर है। यहाँ कुल बैंक नॉन फूड क्रेडिट का 37%। हम बैंक कर्मचारियों के डेटा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिर वे बैंक के कर्मचारी हैं, उन्हें पता है कि वहां क्या हो रहा है। हालांकि ये कर्ज देने का फैसला कर्मचारियों का नहीं, तो ये बेड बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देश में कोई नया विचार नहीं है। पिछले 30 वर्षों से उनकी स्थापना के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। 1991 की नरसिम्हम समिति ने सुझाव दिया, हालांकि सीधे तौर पर एक बैड बैंक स्थापित करने का नहीं, इसने बैंक से बैड लोन्स को अलग करने और उनसे अलग से निपटने के लिए एक अलग विशेष प्रतिष्ठान बनाने की संकेत दिया। फिर नरसिम्हम समिति 1998, वही नरसिम्हम की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर एक और समिति थी जिसने भी सुझाव दिया था। और फिर 1999 की अंध्यारेजिना समिति ने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए सुझाव दिया। उस समय सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार या खारिज कर दिया, एक अलग बात है। 2004 में देश में पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की गई थी। आज देश में 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। उनके तहत 5.2 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन निजी क्षेत्र में इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया? भारतीय रिजर्व बैंक की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समिति की रिपोर्ट हाल ही में सितंबर 2021 ने कहा कि उनका प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था। रिपोर्ट से पता चला है कि बैंक इन कंपनियों के माध्यम से इन कंपनियों को हस्तांतरित की गई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का केवल 14.2% की वसूल कर सके। और अधिक चिंताजनक बात यह है कि रिजर्व बैंक की समिति का कहना है कि संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के प्रयासों से संपत्ति के पुनर्निर्माण, व्यवसाय के पुनरुद्धार उन मामलों के 80% तक नहीं हुआ जिन्हें उन्होंने निपटाया है। क्योंकि इसकी पुरानी नीतियां वांछित परिणाम देने में विफल रही, इसीलिए सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। यथार्थ में एआरसी का अनुभव कोई संतोषजनक नहीं रहा। यही कारण है कि सरकार नए उपायों के साथ आ रही है, क्योंकि उनके पहले के उपाय विफल रहे थे। सरकार ने एक विधायी उपाय लेजिस्लेटिव मेजर के माध्यम से पहली चिंता तब दिखाई जब उसके सिख इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985 सीका को पारित किया। लेकिन यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वित्तीय और औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, जो इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और अंततः 2003 में सीका को निरस्त कर दिया गया। फिर IBC 2016 के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह बहुत प्रभावी नहीं रहा। फिर 2002 का सरफेसी अधिनियम, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, वास्तव में ARC भी सरफेसी अधिनियम का एक हिस्सा है। तो अब आप ही कह सकते हैं कि क्या बैड बैंक वाकई अच्छा है?
क्या यह बैंकों के बैड लोन्स की वसूली के लिए एक बेहतर संगठन बनने जा रहा है? अगर सभी सरकारी प्रयास वांछित परिणाम नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या पता चलता? सरकार बीमारी की जड़ तक नहीं जा रही है। बैंकों को सही कर्जदार की पहचान करनी चाहिए, विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करें, बड़े कारपोरेट घरानों को जो ऋण वे दे रहे हैं पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए और बैड लोन्स की वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र कानूनी ढांचा होना चाहिए। केवल तभी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ढेर एनपीए पाइलअप नहीं होती जैसा कि अब हो रहा है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक रणनीति में कोई बाहरी प्रभाव, दबाव, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बैंकों को जनहित और ग्राहकों के हित के साथ काम करने की स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। आशा करते हैं कि सरकार मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करेगी और बैंकों के हित और जनहित की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।